नमस्कार। हिस्ट्री के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, जो कि स्टार्ट होती है तराइन की सेकंड बैटल में, जो हुई थी 1192 को मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। मोहम्मद गौरी वापस गजनी चला गया और यहाँ जो भी टेरिटरी उसने जीती थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने दी अपने एक गुलाम को, अपने स्लेव को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरह से देखा जाए तो 1206 से 1526 तक लगभग 320 साल तक दिल्ली सल्तनत का पीरियड है। इस पूरे पीरियड को हम अलग अलग एपिसोड में जानेंगे, क्योंकि एक काफ़ी लंबा पीरियड है। इसको एक ही बार में बताना बड़ा मुश्किल है। इसमें अलग अलग डायनेस्टी हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी से। तो दिल्ली सल्तनत के 320 सालों में 5 मेन डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने उसमें राज किया। आइए उनके नाम जानते हैं। पहला नाम था स्लेव डायनेस्टी। सेकंड खलजी, फिर तुगलक, एंड लोधी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खलजी, फिर तुगलक, उसके बाद सैयद और फिर लोधी। लेकिन आज इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं स्लेव डायनेस्टी से। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। उसका कोई लड़का नहीं था, इसलिए जो उसके स्लेव्स थे जो अलग अलग जगह पे गवर्नर बने हुए थे, उसमें एक सबसे टैलेंटेड गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको सबकी राय से बाद में राजा घोषित किया गया। इस तरह से 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का राजा बना और उसने एक अपना डायनेस्टी चलाई जिसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। स्लेव डायनेस्टी के 4 राजा जो बहुत फेमस हुए, उनके नाम हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। इसका पीरियड बहुत छोटा रहा, लगभग 4 साल का, लेकिन इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे काम किए जिससे इंडिया में अफ़गानी और टर्किश जो लोग थे उनकी सल्तनत यहाँ पे जम गई। और इसी के ही प्रयास थे जिसके बाद लगभग 320 साल तक दिल्ली सल्तनत यहाँ पे चलती रही। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो राजा था जिसने कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी, लेकिन उसको कंप्लीट करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वो चौगान खेलते हुए, जिसको पोलो कहते हैं, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरा और नीचे गिर के मर गया। तो इसकी डेथ के बाद इसका सन, जिसका नाम आराम शाह था, उसको राजा बनाया गया। लेकिन उसके अंदर वो टैलेंट नहीं थे जो एक राजा के अंदर होने चाहिए। इसलिए जल्दी ही सभी गवर्नर्स ने मिलके उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि आराम शाह को राजा की गद्दी से हटाया जाए। और जो बहुत टैलेंटेड गवर्नर था जिसका नाम था इल्तुतमिश, वो दिल्ली के पास जो गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, बदायूं, ये सारा जो एरिया है, इसका गवर्नर था। तो सब ने डिसीज़न लिया कि इल्तुतमिश को अब राजा बनाया जाए। तो इल्तुतमिश का जो पीरियड था वो लगभग 20 इयर्स का रहा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश वो पहला राजा था जिसने इक्ता सिस्टम लागू किया। इक्ता सिस्टम में ये होता था कि जो ऑफिसर्स होते थे उनको सैलरी ना देके
एक एरिया दिया जाता था कि आप इसको मैनेज करें, जो उससे इनकम होगी वो इनकम आपकी अपनी होगी। तो ये सिस्टम इक्ता सिस्टम कहलाया, जिसका फाउंडर था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की डेथ के बाद डिस्प्यूट हुआ, क्योंकि ये चाहता था कि इसकी जो बेटी है रजिया, ये राजा बन जाए, लेकिन इसके जो 2-3 लड़के थे वो नहीं चाहते थे कि कोई लड़की राजा बने, रानी बने और वो आदमियों पे राज करे। जितने भी गवर्नर्स थे, जितने भी और ऑफिशियल थे, कि कोई नहीं चाहता था, जबकि वो बहुत टैलेंटेड थी। उसने मुल्तान का जो डिस्प्यूट था उसको सॉल्व किया, लाहौर का डिस्प्यूट सॉल्व किया और हांसी का डिस्प्यूट बहुत ही ईजीली सॉल्व किया। लेकिन आपस की लड़ाई की वजह से उसको मार दिया गया और उसकी जगह उसका भाई नसरुद्दीन, उसको राजा बनाया गया, जिसने अगले 20 साल तक राज किया। लेकिन उसने भी ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया जिसको हिस्ट्री में लिखा जाए या जिसके लिए उसको याद किया जाए। जिस समय नसरुद्दीन राजा था तो उसका वज़ीर था बलबन, तो वो 20 साल तक उसका वज़ीर रहा। 1266 में जो किंग था नसरुद्दीन, उसकी डेथ हुई और फिर सबकी सम्मति से बलबन को राजा बनाया गया। बलबन की जो पॉलिसी थी वो थी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हमें देश चलाना है, राज चलाना है, तो हमें तलवार यूज़ करनी है और जितना भी खून बहाया जा सकता है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इस पॉलिसी को कहते हैं ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। तो इस तरह बलबन को लगभग 40 साल तक राज करने का मौका मिला। 20 साल तक इनडायरेक्टली, क्योंकि नसरुद्दीन भी ऐसा कोई बहुत अच्छा राजा नहीं था, उसकी हेल्प करता था बलबन। और नसरुद्दीन की डेथ के बाद बलबन खुद 20 साल तक राजा बना। बलबन के समय में एक ट्रेडिशन चला गया जिसको सजदा कहते हैं। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट काम था, वो था पाए बोसा। पाए बोसा मीन्स होता है कि पैरों को चूमना। तो ये उसकी पॉलिसी थी, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तो उसने अपने दरबार में ये पॉलिसी चलाई कि जो भी आएगा वो उसके पैर चूमेगा। जैसे हम लोग पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ऐसी उसकी पॉलिसी थी कि जो आएगा वो अपने होठों से उसके पैरों को किस करेगा, उसको चूमेगा। उसको पाए बोसा कहा जाता है। तो ये था दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी, जिसको हिंदी में गुलाम वंश कहते हैं। 1287 में बलबन की मौत हुई। उसके बाद उसके लड़के राजा बने, लेकिन वो ज़्यादा इतने कैपेबल नहीं थे, उसके अंदर इतना टैलेंट नहीं था कि इतने बड़े राज्यों को संभाल सके। इसका फ़ायदा उठाया उनके ही एक ऑफिशियल ने, उनके एक ऑफिसर ने, जो था खलजी। उसने उसके लड़के को मार के खुद वहाँ का राजा बना और खलजी वंश, खलजी डायनेस्टी की नींव रखी। स्लेव डायनेस्टी को अगर हम समराइज़ करें तो उसके कुछ पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि जितने भी स्लेव्स थे उनकी भी अलग अलग कैटेगरीज थी। जो उसमें टैलेंटेड लोग होते थे या ब्रेव लोग होते थे, उनको भी उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे अच्छे काम मिलते थे, अच्छी अच्छी पोस्ट्स मिलते थे। तो इससे ये पता लगता है कि उस वक्त भी स्लेव्स की क्या कंडीशन थी। स्लेव का मतलब सिर्फ यही नहीं था जैसे हम लोग सोचते हैं कि किसी का गुलाम है तो उसका मतलब बस जो वो चाहेगा, मालिक चाहेगा वही होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। दूसरा पॉइंट ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसका स्लेव था, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। लेकिन उसके बाद भी उसका टैलेंट देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी लड़की की शादी इल्तुतमिश से की। इल्तुतमिश का भी एक बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगता है, वो ये कि जब उसने देखा कि जो उसके बच्चे हैं, जो लड़के हैं स्पेशली, वो इतने टैलेंटेड नहीं हैं जितनी उसकी लड़की टैलेंटेड है, तो उसने उस टाइम पे भी
एक लिबरल डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये था कि अपनी लड़की रज़िया को क्वीन घोषित किया उसने। जो उस वक्त के लोगों को, जो कट्टरपंथी लोग थे, ऑर्थोडॉक्स थे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनकी रानी एक लड़की हो, क्योंकि वो सोचते थे कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, और वो उसको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।